अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर जनाब। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी जो है बड़े ही इत्मीनान से गुजार भी रहे होंगे। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खूबसूरत से कॉल से ही आज मैं करना चाहूँगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी तब तक मदद करता रहेगा जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहोगे। तो जनाब, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए हमें। अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए अपने हल्का अहबाब पर भी नज़र रखनी चाहिए कि कोई शख्स किसी मजबूरी में तो नहीं है, आप उसकी मदद कर सकते हो लेकिन वो कहने से शर्मिंदा हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस अंदाज में हम उनकी मदद करें कि किसी को कानो कान खबर तक ना पहुंचे और लोगों में आसानियां बांटें। और देखिएगा कि कैसे आपकी मुश्किलात कम हो जाती हैं। और आजकल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में हमारे जितने भी बहन भाई हैं जो इस वक्त सैलाब की जद में आकर बहुत मुतासर हो चुके हैं, उनकी मदद करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और जितनी हो सकते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह उनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि हम जनाब उनका सहारा बन सके। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जिस्मानी सेहत के साथ साथ जो हमारी जहनी सेहत होती है ना, उसका भी इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। और हाफजा अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जदीद साइंस के मुताबिक आमतौर पर किसी भी सेहतमंद अफराद में 30 साल की उम्र के बाद हाफजे की कमजोरी का अमल एक ग्रेजुअली शुरू हो जाता है। लेकिन फी ज़माना ये शिकायत बढ़ती ही जा रही है। और वैसे तो भूल जाना बीमारी के दायरे में आता है, लेकिन ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत भी है जिसकी वजह से इंसान कई मुश्किलात, मसाइल और मसाइब से गुजर कर बादज़ा नॉर्मल हालत में आ जाता है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हाफजे की कमजोरी बीमारी में बदल जाती है और समाजी जिंदगी हमारी मुतासिर होने लगती है। वैसे तो कहा जाता है कि हाफजे की कमजोरी बीमारी है, लेकिन उनमें सबसे आम अल्जाइमर है जो डायमेंशिया की एक किस्म कहलाती है। और इस मर्ज में दिमाग के ऐसे हिस्से मुतासिर हो जाते हैं जो फिक्र, यादाश्त और जुबान के इस्तेमाल को काबू कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो 1.5 लाख से जायद उम्र रसीदा जो अफराद हैं वो अल्जाइमर का शिकार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अल्जाइमर से मुतल्लिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अल्जाइमर से मुतल्लिक मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करना है। तो आज हम इसी पर बात करें कि अल्जाइमर की बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती है, इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। डॉक्टर माहीन रिजवान, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर माहीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर माहीन, अल्जाइमर, कुछ चीज़ें मैंने बता दी अल्जाइमर के हवाले से। आज उसका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो बताइएगा इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, अल्जाइमर बेसिकली जैसे आपने बताया कि यादाश्त की कमज़ोरी होती है, यादाश्त या हाफजा की ख़त्म होने की होती है। डिमेंशिया एक एम्ब्रेला टर्म है बेसिकली, जिसके अंडर हमारे पास अल्जाइमर आता है। और जितने लोगों को भूलने की बीमारी होती है उसमें से 60 to 70% हमारे पास अल्जाइमर के पेशेंट्स आते हैं। अब इनमें सबसे पहले जो है वो मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है। वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जैसे घड़ी रख के भूल गए, चाबियाँ रख के भूल गए, और कुछ भी चीज़ रख के भूल गए। तो इनिशियली लोगों को लगता है कि या ये एज की वजह से हो रहा है या फिर ये मामूली यादाश्त आगे पीछे हुई है, या बंदा कहता है कि चलो जी प्री ऑक्यूपेशन चल रही है जिसकी वजह से भूलना होता है। लेकिन बेसिकली ये स्टार्ट अल्जाइमर की तरफ ही जा रहा होता है। और अगर कुछ लोगों में ज़ाहिर है रिवर्स हो जाता है, कुछ लोगों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ में आहिस्ता आहिस्ता सेवेरिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोगों को भूलना शुरू कर देते हैं। जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जैसे अगर किसी भी खातून को हुआ है तो उनके अपने बच्चे भूल जाएंगे कि ये कौन है, वो करती क्या थी, क्या पहले क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, डेली रूटीन के काम के, खाना कैसे खाना है, चम्मच कैसे उठाना है, इस तरह की भी बहुत सारी अलामात होती हैं जो सिवियर कंडीशन के अंदर चली जाती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली वही बात है कि यादाश्त ख़राब हो जाती है, मेमोरी ख़राब हो जाती है, बाज़ लोगों की लैंग्वेज ख़राब हो जाती है, सुबह और दिन का पता नहीं चलता है। और एक चीज़ होती है कि जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे उनको यादाश्त के और मसले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर महीन, ये यादाश्त जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसके हवाले से भूल जाते हैं या जो माजी की चीज़ें होती हैं वो भी भूल जाते हैं? जो प्रेजेंट होता है ज़्यादातर वो भूली जाती हैं। अच्छा। जो माजी की चीज़ें होती हैं वो कुछ याद रहती हैं और कुछ नहीं भी याद रहती। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन सी चीज़ उनको किस सेवेरिटी, एक तो इलनेस की कितनी सेवेरिटी है उस हिसाब से भी वेरी करता है, और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनको क्या चीज़ है। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर यही देखा गया है कि उनकी जो रीसेंट मेमोरी है वो चली जाती है। अच्छा, रीसेंट मेमोरी ज़्यादा लॉस होती
होता है उसका। हाँ जी। और लैंग्वेज में भी लैंग्वेज बैरियर भी एक आ जाता है। लैंग्वेज में इस तरह कि उनको बोला नहीं जाता, स्पीच में डिफिकल्टी आना शुरू हो जाती है, उनको समझ नहीं आता, वो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाती है। दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी को कंट्रोल करता है, जो आपकी ज़बान को कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसके न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बोलना चाहता है लेकिन जाहिर है अगर स्पीच का सेंटर ही काम नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे कैसे, आवाज़ हमारी कैसे निकलेगी, समझ में कैसे आएगा। तो ये वो कुछ अलामात है जो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है उसके अंदर काफ़ी लोगों के अंदर यही पाई जाती है। लेकिन इसकी कॉज क्या हो सकती है? मतलब क्या ऑलरेडी जो लोग साइकोलॉजिकली किसी चीज़ में मुब्तला होते हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, किसी हेल्दी पर्सन के अंदर भी ये चीज़ पाई जा सकती है? देखिए पहली तो ये कि इसकी कोई कॉज हमें नहीं पता होता। ज़्यादातर जो न्यूरोसाइकाइट्रिक या न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज़ेज़ होती हैं उनके बारे में हमें कॉज पे हम एग्जैक्ट नहीं जा सकते, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक तो ये कि जेनेटिक होती है, अगर किसी की फैमिली में है तो भी आ सकता है। और अगर हम साइकाइट्रिक इलनेस की बात करें तो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी कॉमन है अल्जाइमर्स डिजीज़। और अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी में बात करें, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनके अंदर अल्जाइमर्स के डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके अंदर आने में, और यूजुअली ये लाइक 65 प्लस में आती है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उन लोगों के अंदर ये 30 प्लस या 40 प्लस में इनके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अर्ली अल्जाइमर अर्ली सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं उन लोगों के अंदर। लेकिन स्टडी क्या कहती है, ज़्यादा किस में वेरी करती है, मर्दों में या ख़वातीन में? ज़्यादातर ये मर्दों में होती है। अच्छा। लेकिन अगर मर्दों और ख़वातीन में भी कंपेयर करें तो मर्द बेसिकली ज़्यादा जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जो सर्वाइवल है बेसिकली वो 3 साल से जी 3 साल से लेके 8 साल तक का पीरियड होता है, जिसके अंदर मतलब उनकी अगर डायग्नोज जब हो जाए तो उसके बाद 3 से 8 साल तक की आपकी आगे की ज़िंदगी होती है जो एस्टिमेटेड है स्टडीज़ के अंदर। लेकिन उसमें भी देखा गया है कि जो मर्द हैं उनके अंदर ज़्यादा जल्दी डेथ हो जाती है, ज़्यादा टेंडेंसी इसकी पाई जाती है। और ये जो अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं वो अल्जाइमर की वजह से नहीं उनकी डेथ होती है, उनकी डेथ के मल्टीपल और कॉजेज़ होते हैं। जाहिर है कि जब वो चलने फिरने से जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, बेड सोर्स हो जाते हैं। उसके अलावा डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा एक रोल होता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। जाहिर है वो खाना पीना भी नहीं करेंगे, भूल जाएंगे कि खाना कब खाया, कुछ नहीं खाया। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि नमाज में कितनी रखतें पड़ी हैं कितनी नहीं पड़ी। अच्छा। और अगर उनके साथ कोई अटेंडेंट ऐसा है जो उनको बार बार याद कराता जा रहा है कि नहीं आपने सही नहीं पढ़ी, आपने सही नहीं पढ़ी, तो वो बेचारा और कन्फ्यूजन में चला जाता है। अच्छा। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अल्जाइमर का जो भी पेशेंट होता है उसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना होता, और जो कह रहा है आपने उसको हाँ में हाँ मिलानी होती है। और इस तरह एक वो होता है ना कि उनको अजीब अजीब ख्यालात भी आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो बहुत सिवियर केसेस के अंदर होते हैं कि उनको शक शुबा के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि किसी ने उनकी चीज़ें गायब करनी है, जैसे हालांकि गायब नहीं की होती, वो उन्होंने कहीं रखी होती हैं और उनको मिल नहीं रही होती हैं या नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन फिर वो घर वालों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि आपने हमारी चीज़ उठाई और कहीं छुपा के रख दी है ताकि हम ना देख सके। जैसे बूढ़े लोगों की छड़ी होती है या ऐनक होती है, वो खुद कहीं इधर उधर रख के भूल जाएंगे, लेकिन घर वालों पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि नहीं आपने ही उठा के रखी है और आपने कहीं छुपा दी है। तो ये वो शक शुबात हैं जो बहुत ज़्यादा फिर फर्म बिलीफ के अंदर, डिलूजन्स के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। और फिर वो और साइकोटिक साइड के ऊपर चले जाते हैं। तो क्या फिर ये अल्जाइमर की जो बीमारी है फिर ट्रीटेबल नहीं है? अगर ये हो जाती है तो इसको ट्रीट किया जा सकता है? देखिए एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो हम बिल्कुल भी मतलब नहीं है, अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया जो मेमोरी को वापस लेके आया जा सके। अच्छा। लेकिन कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनको हम ले सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई अल्जाइमर्स का पेशेंट है तो सबसे पहले तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो करनी होती है। जैसे एक बात मैंने आपको बताई कि आपने कभी भी उनके साथ बहस नहीं करनी, जो भी बात वो करें उनके साथ आप एग्री करें। अच्छा। कभी भी उनको कन्फ्रंट नहीं करना किसी बात के ऊपर। अगर आपको वो पहचान नहीं रहे तो आपने उनसे ये नहीं पूछना कि अच्छा आपको मैं क्यों याद नहीं हूँ, आप उनको बता दें कि मैं ये हूँ और आपका ये लगती हूँ। तो वो क्लियर हो जाएगी उनके लिए सिचुएशन। जो उनको कंफ्यूज करना है कि नहीं ये वो फलाना, इस तरीके से अवॉइड करें। कोशिश करें कि अगर घर में मतलब कोई लोगों की जो तस्वीरें हैं वो आप लगा के रखें, साथ उनके नाम की लेबल लगा के रख दें ताकि उनको याद रहे। उनके साथ बैठ के थोड़ा वक्त गुजारें और उसके अलावा जो पिक्चर्स हैं, जो पुरानी पिक्चर्स हैं वो बिठा के उनको दिखाएं ताकि उनको याद रहे, उनकी मेमोरी में याद रहे। उसके अलावा अगर वही बात है कि जो चीज़ आपकी जो चीज़ है, जैसे ग्लास पड़ा है,
या कुछ पढ़ा तो उसके ऊपर आप लिख दें कि ये ग्लास है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है कि उनको वो भी नहीं पता, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। अगर उनकी कोई दवाइयों का सिस्टम है तो कोशिश करें कि वो जो केयर गिवर है वो अपने पास रखे दवाइयों का सारा सिस्टम। और केयर गिवर्स भी ना बहुत ज़्यादा हमें तब्दील नहीं करने होते, क्योंकि अगर हम बार बार तब्दील करेंगे तो वो हर दफ़ा एक नया केयर गिवर आएगा तो उसको फिर और एग्रेशन आएगा, एग्रेसिव होगा कि तुम कौन हो, वो उसको पहचानेगा नहीं। जो डेली रूटीन के केयर गिवर्स होंगे 2-3 ऑब्वियसली उनके साथ वो थोड़ी अटैचमेंट भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत मेमोरी में रहना भी शुरू हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही उनके केयर गिवर्स चेंज कर देंगे तो वो हर दफ़ा एक नई एग्रेशन के साथ आएंगे, उनकी बीमारी और वर्स होती जाएगी। प्लस हम कहते हैं कि जो अल्जाइमर के पेशेंट है उनकी केयर गिवर की अपनी भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखें अगर आपकी अगर कोई मतलब वालदा है या वालिद है जिनको ये हो रहा है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली खुद डिप्रेशन होता है कि ये हमारे वालिदैन है जो हमें ही नहीं पहचान रहे, हमें ही नहीं पहचान रहे। तो ये एक ऑटोमेटिकली डिप्रेसिव सिम्टम होता है कि लाइक जाहिर है जिन्होंने सारी जिंदगी पाला है वही आपको पहचान नहीं रहे तो फिर दुख तो होता है। लेकिन मैंने देखे बहुत से ऐसे केसेस में पेशेंट्स को स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, इवन दो के फिर जो घर वाले होते हैं वो भी उनको खिला रहे होते हैं। तो ये ठीक है या उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए वो डिपेंड करते हैं वही पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनको स्लीप इश्यूज हो रहे हैं तब हम लो डोज में कोई मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि एटलीस्ट उनकी एग्रेशन बेहतर हो। जैसे उनकी एग्रेशन बेहतर होगी, उनकी नींद बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली उनका दिन अच्छा सही गुजरेगा। लेकिन अगर किसी बंदे की, अगर हम नॉर्मल बंदे की भी बात करें, किसी एक दिन एक रात को नींद नहीं आई तो अगला दिन हमारा किस तरीके से गुजरता है, ना हमसे कोई काम होता है, ना हमारा दिल करता है, सुस्ती आवाज़ारी वैसे ही रही रहती है। अगर कोई बंदा कुछ कह दे तो चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। तो वो लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो ऑलरेडी इस मसले में से गुजर रहे हैं, अगर उनकी स्लीप का इशू है तो आप ज़रूर हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि लो डोज में हम प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनकी नींद बेहतर हो जाए। जैसे नींद बेहतर होती है तो थॉट्स, इमोशन सारा कुछ कंट्रोल में आ जाता है, बेहतर हो जाता है। जाहिर है बिल्कुल 100% तो नहीं ठीक होगा, लेकिन एटलीस्ट इस काबिल हो जाएगा। जो एंगर इश्यूज और जो बाकी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर माहीन रिजवान, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर माहीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब अल्जाइमर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या है और किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उस हवाले से हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए जिंदगी को खुशहाल और आसान बनाने के हवाले से, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है अच्छी और मुतवाज़िन ज़िंदगी के लिए ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से और भी ज़्यादा नवाजा जाता है। हमें ग्रेटिट्यूड शो करना लोगों की नज़र में आपको और भी ज़्यादा इज्जत फराहम करता है। और शुक्रगुजारी की अहमियत मेरे ख्याल से उस कदर ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आप आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे मनाया जा रहा है, यानी कि शुक्रगुजारी का दिन मनाया जा रहा है, तो इसके साथ साथ खुशहाल जिंदगी अमन के साथ भी जुड़ी हुई है। और इस बात से मेरे ख्याल से शायद किसी को इनकार नहीं होगा कि अमन आज़ादी, बराबरी और इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। आज़ादी से मुराद अपने फैसले को खुद अपना फैसला करने की आज़ादी हो हमें। और इमेजिन करें कि वो मुआशरे कितने हसीन होते होंगे जहां अफराद को रंग, नस्ल, मजहब, फिरका वारियत, जुबान और कौम की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुआशरे का एक फर्द होने की बुनियाद पर बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और इंसाफ की फराहमी बिला तफरीक और बिला ताखीर लोगों को ज़हनी सुकून भी फराहम करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ शरपसंद अनासर मुआशरे का अमन तबाह करने की कोशिशों में भी लगे रहते हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो खुशहाल जिंदगी के लिए अमन और तशक्कुर की क्या अहमियत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कासिम अली शाह साहब हैं, मारूफ उस्ताद हैं। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब, ये जो शुक्रगुजारी की हालत है, मैं कहूँगी ये सोच है, ये एक फलसफा है, ये एक मूवमेंट है या एक सिलसिला है, कॉन्टिन्यूस सिलसिला, ये है क्या? देखिए, जैसा आपने खुद ही बयान कर दिया कि शुक्रगुजारी की हालत ये एक ज़हनी हालत है। अच्छा। और मैं ये कहूँगा कि ज़हन की जो बेहतरीन हालतें हैं उसमें से सबसे बेहतरीन हालत शुक्रगुजारी की हालत है। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो हमें समझना चाहिए कि इंसान दरअसल एक बॉडी है और एक माइंड है उसका।
बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब वो जो माइंड है वो मुख्तलिफ तरह की उसकी स्टेट्स हैं, उस पर गम की हालत, गुस्से की हालत, कोई इमोशंस की हालत, लॉजिक, रैशनैलिटी, मुख्तलिफ तरह की हालतें उस पर तारी रहती हैं। अच्छा। और ज़्यादातर वो हालत उस पर गालिब रहती है जिसकी हमने प्रैक्टिस ज़्यादा की होती है, जिसको कहीं ना कहीं हमने अपने साथ कहीं ना कहीं जोड़ा होता है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखें तो अच्छा नहीं लिखा जाता, क्योंकि राइट हैंड से लिखने का आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जहन की भी आदतें हैं। अच्छा। आप उसको नाशुक्रेपन में डालेंगे, वो नाशुक्री करते रहेंगे, गिला करते रहेंगे, शिकवा करते रहेंगे, एतराज़ उठाते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, तो जहन के लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। एहतजाज करना, मिसबिहेव करना, गिला करना, नाशुक्रापन उसकी एक आदत में शामिल हो जाएगा। ठीक है। आपको लोगों की बड़ी तादाद ऐसी मिलेगी जिनको नाशुक्री की आदत है, उन्हें पता ही नहीं है कि शुक्रगुजारी कितनी ताकतवर आदत है। और ये मैं बताता चलूं, क्योंकि ये हमारा वैसे प्रोग्राम आदतों पे तो नहीं है, जी। लेकिन एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट आदतों के हवाले से बता दूं कि दुनिया का कोई शख्स आने वाले वक्त को नहीं बदल सकता, बेशक, लेकिन अपनी आदतों को बदल के अपने आने वाले वक्त को बदल सकता है। अच्छी आदतों में एक बेहतरीन आदत वो शुक्रगुजारी की आदत है। शुक्रगुजारी का मतलब है कि जो कुछ आपके पास है उसके होने का एहसास भी है, ये कितना वैल्यूएबल है, और साथ ही साथ नवाजने वाला, देने वाली जात, रब की जात, आप ये यकीन रखते हैं उसने मुझे नवाजा, ये मेरा कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया का इससे अच्छा तशक्कुर वाला जुमला ही कोई नहीं हो सकता, जिसका मानी ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यानी मानी ये है कि आप सारा क्रेडिट अपने अल्लाह को देते हैं, आपने मेहनत की, नतीजा मिला, आप कहते हैं वो मेहनत करने वाला जिस्म ना बनाता तो मैं मेहनत कैसे करता। आपके पास अकल बड़ी है, IQ बड़ा है, आपके पास अच्छे नतायज आ गए, आपने कहा कि वो मुझे अच्छा IQ, अच्छा जहन ना देता, ये नतायज कैसे मिलते। आपने एक दुनिया अपने साथ जोड़ ली, आप कहते हैं अल्लाह वो मुझे सिफात ना देता जिससे दुनिया जुड़ गई तो ये कैसे होता। आपके पास इल्म है, आपने कहा वो इल्म ना देता। आप जब सारा क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, आप सारा क्रेडिट उसको दे रहे हैं, अच्छा। तो आपकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहनी चाहिए कि जो कुछ है ये उसकी अनायत, उसके करम और उसके फजल से है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान को क्रेडिट लेने की आदत है। अच्छा। इंसान एक कहीं ना कहीं हक जमाता है, ये मेरा कमाल है, ये मेरी जीनियस है, मेरा IQ है, मैं बड़ा समझदार हूँ, मेरे फैसले बड़े जबरदस्त, आई एम लकी। ये जो आई एम है, ये मैं है, ये जिंदगी की खुशी को खराब करने, नाशुक्रापन को बढ़ाने, अच्छा। शुक्रगुजारी को छीनने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा माइंड ये जो नाशुक्रेपन की तरफ जाता है, ये हमारी खुशियों को खराब करे। और जैसा आपने कहीं तारुफ में कहा, इब्तिदा पे कहा, इवन कि हमारे ताल्लुकात, हमारा तारुफ, लोग हमसे दूर रहने लग पड़ते हैं कि यार ये बंदा ही नाशुक्र है, ये रोता धोता रहता है, हर वक्त गिले शिकवे करता रहता है। तो क्या अच्छा है कि हम लम्हा ब लम्हा, मोमेंट टू मोमेंट शुक्र अदा करें, या बारी ताला तेरा कितना शुक्र। ये मिसालें पहले से कहीं ना कहीं वीडियोस में, बातों में हमने कही है, लेकिन मैं फिर वजाहत इसलिए कर देता हूँ, कुछ बातों को ऐड करता हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। वो कहा गया कि किसी शख्स का 2 दिन का बिल, ऑक्सीजन का बिल, किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, जब उसने अपना बिल देखा तो वो रोने लग पड़ा, और उसने कहा कि 2 दिन का बिल जो डॉलर्स में बन रहा है, मैं अपने अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं। सारी जिंदगी मुफ्त ऑक्सीजन मुझे मिलती रही और मैंने उसका बिल नहीं दिया, आज 2 दिन का हॉस्पिटल का बिल मुझे देना पड़ा, तो पता लगा कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सूंघना है, ये जो चखना है, जो जिस्म में जान है, ये जो वजूद आपका सेहतमंद है, ये जो आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहे हैं, ये जो एहसास वाला दिल अल्लाह ने दिया है, ये जो दिमाग है जो अंदाजा लगा लेता है कि मैंने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, ये जो लिखने बोलने की सलाहियत है, आप लम्हा व लम्हा गिनिए अल्लाह की कितनी नेमतें आपके पास है। आप में से जिसके वालदैन हयात है, कितना खुशकिस्मत आप है, उनसे जाके पूछिए जिनके पास वालदैन जैसी नेमत नहीं है। आपके पास बहन भाई हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वो देखिए जिनका कोई है ही नहीं। आपके पास 2 वक्त की रोटी है, सैलाब ज़दगान की जाके देख लीजिए हालत क्या है, रोटी नहीं मिल रही, राशन नहीं मिल रहा, आप किसी छत के नीचे सोए हैं और आप कहते हैं ये छत जो है ये बड़ा छोटा है जी, मेरा ये घर का साइज बड़ा होना चाहिए। जाके देखिए मिट्टी के घर कईयों के गिर गए हैं और वो पानी में किस तरह से तड़प के जिंदगी जी रहे हैं। आपका बच्चा बीमार है, आप कहते हैं जी आज तो दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं था। जाके देखिए कईयों के बच्चे रहे नहीं, इस सैलाब में हजारों लोग जानों से हार गए। आपका थोड़ा सा मालो मता उसका नुकसान हो गया, गिला करते हैं आप। जाके देखिए कुछ लोगों की कुल मता रेवड़ था बकरियों का, उनके पास जानवर थे, वो पानी में बह गए। तो जब आपने शुक्र करना है, उसके लिए जरूरी क्या है? हदीस रसूल के अल्फाज, मफहूम हदीस ये है
कि बेहतरीन तरीका मुआजना करने का भी अगर कोई है, मफहूम हदीस बता रहा हूं, अपने से नीचे देखिए। जब आप अपने से नीचे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं करोड़ों लाखों से बेहतर हूं। दुनिया में ये जो एंड्रॉइड फोन है चंद परसेंट के पास है, ये जो वाईफाई है चंद परसेंट के पास है, ये जो टीवी आपके सामने लगा और मुझे सुन रहे हैं, ये दुनिया की चंद थोड़ी सी परसेंटेज है। दुनिया की एक बड़ी तादाद को 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी नहीं मिलती। दुनिया की एक बड़ी तादाद को साफ पानी पीने को नहीं मिलता। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं वो गुमनाम आते हैं, गुमनाम मर जाते हैं। आपको 4 बंदे जानते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त गवर्नमेंट किसी ऑफिस में बैठे मुझे सुन रहे होंगे। अल्लाह ने आपके बाहर नाम की जो तख्ती लगाई है उस पर आपका ओहदा लिखा है, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप डीपीओ हैं, आप सीसीपीओ हैं, आप एसपी हैं, आप एसएचओ हैं। यकीन कीजिए आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आपसे ज्यादा काबिल लोग, आपसे ज्यादा समझदार लोग, आपसे ज्यादा आईक्यू वाले लोग इस माशरे में बेरोजगार फिर रहे हैं। वो चाहते हैं उन्हें कोई रख ले, उनको कोई नौकरी रखने को तैयार नहीं है। तो जब आप लम्हा ब लम्हा ढूंढते हैं, कदम ब कदम आपको शुक्र करने के मौके मिलते हैं। अपने से नीचे देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये सबसे इत्मीनान हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। जो है उसका शुक्र अदा कर दीजिए। लेकिन शाह साहब, जिंदगी में कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, ऐसे भी हालात आते हैं कि जब हमारे साथ कोई ऐसी चीज हो रही होती है, किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हम उसको नाशुक्री के पहलू में ले रहे होते हैं, लेकिन वो दरअसल हकीकत वो ये होती है कि हमारे लिए वो शुक्रगुजारी का मोमेंट होता है। देखो मुनीबा, इंसान ना बेसब्रा है, ना शुक्रा है, ये उसकी तारुफ है। अल्लाह ने कुरान में तारुफ करवाया कि इंसान के साथ 2 मसले बड़े हैं, और भी मसले हैं। 2 मसलों में बड़ा मसला है बेसब्रा है, यानी जल्दबाज है, और ना शुक्रा है। यानी इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट तो हम बेसब्रे और ना शुक्रे हैं। हमें सब्र करने के लिए और शुक्र करने के लिए एफर्ट करना पड़ती है। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है ये कितना जरूरी है। जैसे किसी सफर पे चलना हो तो आपको मंजिल को देखना पड़ता है कि उस मंजिल पे पहुंच के राहत क्या मिलेगी। आपको सब्र और शुक्र के रास्ते पे चलने के लिए कुरान में जगह जगह अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, सब्र करो बशारते हैं, सब्र करो मैं साथ हूं, सब्र करो तुम्हारी कैपेसिटी बिल्ट हो जाएगी, सब्र करो तुम्हारा जो सामने चैलेंज है उसका साइज छोटा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलों को आसान कर देगा। चैलेंज आ गया है, वो कहते हैं जी सलाह से, नमाज से और आप सब्र से स्ट्रेटजी बनाओ, हेल्प लो, ढाल का रोल प्ले करती हैं दोनों चीजें। अब होता क्या है, इंसान अपनी जल्दबाजी से होने वाले वाकयात को जो मानी देता है वो बाज औकात गलत दे देता है। अब होता कि एक बड़ी बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात, इसको समझाने के लिए किसी फिलोसोफर दानिश्वर की मैंने किताब में बात पढ़ी। उसने कहा कि अगर आप कश्ती में बैठे चप्पू चला रहे थे और बड़ा खूबसूरत सूरज निकला हुआ था और आप मौसम एंजॉय कर रहे थे, ऊपर परिंदे चहचहा रहे थे और पीछे से उसी साइज की कश्ती ने आके उस आपकी कश्ती को एक टच किया, टक्कर मारी और आपको हचकोला लगा, ठीक है। अब आपने फौरी तौर पे एक गाली बकी कि कौन ऐसा होगा जो पीछे वाली कश्ती में है, और पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा कश्ती में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उस खाली कहीं से कश्ती झूलते झालते टुरते फिरते आवारागर्दी करते आपको टकराई है। अच्छा। यानी कोई भी नहीं है। आप कहते हैं शुक्र अल्लाह का मैं बच गया। यानी पहला तासुर ये था किसी ने जान के किया और अगला तासुर ये था कि शुक्र है मैं बच गया। अगली बार जब ऐसा होता है तो आप कहते हैं कोई नहीं होगा और मुमकिन है कोई बैठा हो जिसने जान के मारा हो। यानी इंसानी जहन फौरी तौर पे रिस्पांस जो करता है वो कोई लेबल देता है, कोई नाम देता है, कोई मानी बनाता है। ये इंसान के माइंड का कह लीजिए बाय डिफॉल्ट मसला है। जैसे आपको कोई मोबाइल खरीदे सेकंड हैंड और वो कह दे कि जी इसका एक प्रॉब्लम है, कभी कभी ऑफ हो जाता है, या वो कह दे जी मोटरसाइकिल आपने खरीदी है कभी कभी स्टार्ट नहीं होती। इसी तरह इंसानी माइंड के साथ, इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है, वो जल्दी के साथ, तेजी के साथ किसी भी वाक्य को, किसी ट्रेजेडी को, किसी मसले को वो लेबल दे देता है। और वो जो लेबल देता है वो कहता है जी मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे साथ वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं डिजर्व नहीं करता था। उसकी ईगो बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा होती है, वो कहता है जी मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो काबिल ही बड़ा हूं और ये मेरे साथ कैसे हो गया। और बाद में कहीं पता लगता है कि वो वाकया उसका मानी वो नहीं था, वो नहीं था। इसको अल्लाह ने कुरान में कैसे बताया, मफहूम आयात वो ये है, ऐन मुमकिन है कि तुम उस चीज को पसंद करो जो तुम्हारे लिए नुकसान दे, और ऐन मुमकिन है तुम उस चीज को ना पसंद करो और वो फायदेमंद हो, यानी मिलना फायदा हो, और आपने अपनी जल्दबाजी की वजह से कह दिया हो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं मेरे लिए ठीक नहीं। तो हमारी जल्दबाजियां, हमारे लालच, हमारा ऑब्सेशन, हमारा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना आपको कॉमन मिलेगा। मैं ऐसे 1000 लोगों को जानता हूं जो सिर्फ लोगों को यूज कर रहे होते, उनका लालच, उनके अपने टारगेट्स, उनके अजाइम, उनका ऑब्सेशन इतना ज्यादा होता है,
वो लोगों को इस्तेमाल करते करते आगे बढ़ते बढ़ते वो भूल ही जाते हैं हमने कितने कीमती लोग गवा दिए, कितने जबरदस्त लोग गवा दिए अपनी जल्दबाजी और अपने नाशुक्रेपन की वजह से। एक बात याद रखिए, किसी की जिंदगी में पुराने लोगों का शामिल होना ये शुक्रगुजारी की अलामत है, उसके सब्र की अलामत है। साथ चलाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए सब्र चाहिए, गलतियों कोताहियों को माफ करना चाहिए। लेकिन जिस तरह निशाज आज वर्ल्ड पीस डे भी मनाया जा रहा है, अमन का दिन भी मनाया जा रहा है, तो अमन भी रिलेट करता है इन चीजों से। आप जितना शुक्रगुजार होंगे, जितना आपके अंदर सब्र होगा, आप उतने पुरसुकून होंगे, पुरअमन होंगे। देखिए, एक इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि माशरे के लिए, किसी मुल्क के लिए अमन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अमन अल्लाह की, मैं समझता हूँ, नेमतों में से एक नेमत है। इसके बिल्कुल मुतजाद अगर कोई वर्ड है, उसको समझे बगैर आप अमन को भी नहीं समझ सकते। वो है इंतशार, वो है खौफ की हालत, वो है इस्तराब की हालत, वो है बेचैनी की हालत। हाँ जी। जिस माशरे में आपको इस्तराब, बेचैनी, खौफ नजर आता है, और जो कि इस माशरे में शदीद नजर आता है, दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस माशरे में अमन नहीं है। अच्छा, जब अमन नहीं होता तो क्या होता है? याद रखिए, जिस माशरे में से अमन की फाख्ता उड़ जाती है, वहाँ लालच का बसेरा हो जाता है, वहाँ नफसा नफसी होती है, वहाँ कट थ्रॉट कंपटीशन होते हैं, वहाँ हर कोई दूसरे के कंधे पे पांव रख के आगे जाना चाहता है। वहाँ वो समझाने के लिए किसी ने एक बाज़ औक़ात लतीफ़ा बनाने वाला जो लतीफ़ा बनाता है, उसके अंदर कोई मानी और मतलब होता है। उसने कहा कि वो जहन्नुम थी, और जहन्नुम समझाने के लिए बताया कि जहन्नुम के घड़े थे। तो एक बताया गया कि ये जो है ये यूके वालों का घड़ा है, बाहर एक फरिश्ता खड़ा था, वो बाहर निकलने लगता था तो वो छांटा मारता था, और वो जहन्नुमी जो यूके का है वापस चला जाता। अमेरिका वालों का गड़ा है, वहां पर भी एक फरिश्ता खड़ा था, वो छांटा। एक पाकिस्तानी को गड़ा, कोई फरिश्ता नहीं खड़ा। अच्छा। तो किसी ने पूछा कि यहाँ फरिश्ता क्यों नहीं खड़ा? उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, उनको छांटा मारना ही नहीं पड़ता, कि जैसे ही को बाहर निकलने लगता है दूसरा उसकी टांग खींच देता है। सो इस माशरे में आपको टांग खींचने का, दूसरों को खराब करने का, तरक्की करने वाले से नफरत करने का एक आम रवाज मिलेगा। मुझे बताइएगा कि जिस माशरे में इतनी बदअमनी हो, इतबार खत्म हो जाए, एतमाद खत्म हो जाए, यकीन खत्म हो जाए, सुकून खत्म हो जाए, वहां पर देखें खौफ मुसल्लत हो जाता है। अल्लाह के अजाब सिर्फ सैलाब की शक्ल में नहीं आते। अल्लाह के अजाब कोई 8 अक्टूबर का सिर्फ जलजला नहीं होता, आंधी और तूफान नहीं होता। एक खतरनाक तरीन अजाब जो है वो खौफ है, खौफ की शक्ल में, भूख का खौफ। पेट भरा हुआ है, जेब में माल है, और खौफ है कि पता नहीं भूखे ना मर जाए। इससे बड़ा खौफ क्या हो सकता है कि आपके पास मालो मता हो, चीजें हो, अशिया हो, और आप देखिए ना, आपके निजाम में झूठे पर्चों से सिस्टम चल रहा है सारा। आप जरा पाकिस्तानी माशरे का निजाम, बेगुनाह कैदी आपके जेलों में पड़े हुए हैं। आप जरा जुल्म की इंतहा देख लीजिए ना, आपको बेगुनाह लोग जो हैं वो थाने कचहरियों में खज्जल होते नजर आते हैं। आपको बेशुमार बेचारे, उनका कसूर कोई नहीं है, वो इन हॉस्पिटल्स में गलत ऑपरेशन जबा कर दिए जाते हैं। सिर्फ वजह क्या है? इस बदअमनी से एक खौफ मुसल्लत है माशरे पे, और ये जो खौफ है ये लोगों का अमन छीन रहा है। अमन कलेक्टिव माशरे में एक इनाम की शक्ल में आता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को अमन देता है। वो भरोसे का म्यार उनका ये होता है रब पे, उनका तवक्कल का म्यार रब पे ये होता है, उनका अपने रब पे मान इतना बड़ा होता है कि अल्लाह उनके दिलों पे सुकून की बारिश को नाजिल करता है, अमन की बारिश को नाजिल कर देता है। जिस तरह शाह साहब हम फिरका वारियत में बढ़ चुके हैं, हम लोग एक हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, इनको ठीक करके अमन की एक लहर दोबारा से लाई जा सकती है? 100% लाई जा सकती है। देखें, स्टेट बड़ी पावरफुल चीज होती है। स्टेट जो है उसके पास एक बहुत बड़ी जो पावर होती है वो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की शक्ल में होती है। मेरा मानना यह है कि जिस दिन ये डिसाइड कर लिया कि हमने एक वेलफेयर स्टेट बनना है, ये हमने पोलराइज नहीं होना, ये हम अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बा नहीं करेंगे, हम अपने सिर्फ 3-4 साल 6 साल के टेन्योर के लिए पूरी अवाम 22 करोड़ को खज्जल नहीं करेंगे। यकीन कीजिए जिस दिन तय कर दिया ये मुल्क बदल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ना होने की वजह से जो सिस्टम बन गया, सिस्टम तो कोई है ही ना, वो सिस्टम माफियाज को सपोर्ट कर। अच्छा, जैसे ही माफिया आता है, शुगर का माफिया, हर जगह पे माफिया, बिल्कुल ऐसे ही, मेरी बहन, हर जगह पे माफिया है। और वो माफिया जो है वो ताकतवर होता जाता है, और वो माफिया जो है जोंक की तरह इस सिस्टम की सारी ताकत को, सारे अमन को, सारे सुकून को चूस लेता है, और वो माफिया सपोर्ट करता है गलत बंदे को। किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उसने कहा कि दुनिया के जो ताकतवर मुल्क है ना, वो ताकतवर मुल्क, वहां पर भी करप्ट लोग हैं। दुनिया में हर जगह करप्ट लोग होते हैं, 20% हर जगह खराब लोग ही होते हैं, लेकिन वहां सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि वो करप्ट लोग ऊपर नहीं आ सकते,
वो खास लेवल पे जाके रुक जाते हैं और उससे फिल्टर करके सही लोग ऊपर आते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए ना, 1996 का स्कूल टीचर, 1996 का स्कूल टीचर जो क्लास में खड़ा पढ़ा रहा है, वो बाद में अमेरिका का 2 बार प्रेसिडेंट बनता है, बराक ओबामा। जिस मुल्क में स्कूल टीचर डिसाइड करे और 2 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, उस मुल्क के 30 करोड़ अवाम के पास क्या कॉन्फिडेंस होगा। और अमेरिका का प्रेसिडेंट का मतलब है दुनिया का प्रेसिडेंट। वो बंदा जब स्कूल टीचर से जर्नी तय करता है तो क्या कॉन्फिडेंस होगा पूरी कौम में। और जब आप इस मुल्क में देखते हैं तो बड़ी माफी के साथ इस 22 करोड़ का कॉन्फिडेंस किस पे है? उनका कॉन्फिडेंस ना अदालत पे है, ना माफी के साथ किसी इदारे पे है, ना आपकी, मैं अब नाम भी नहीं ले सकता उन इदारों के क्योंकि टीवी पे बैठे हैं। अब जब आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस एक फर्दे वाहिद तो वली बनने के लिए जंगल में जाते हुए अल्लाह का नाम जपते जपते अल्लाह पे भरोसा करके ज्ञान को पाने के बाद अमन हासिल कर लेगा। लेकिन समाज का अमन मुमकिन नहीं है कि जब तक एक निजाम मुतारिफ ना करवाया जाए जो बिल्कुल भरोसा दे, वो भरोसा जो हजरत उमर फरमाया करते थे कि दजला फरात के किनारे अगर कुत्ता मर जाता है, उमर उसका जवाबदेह है। दरअसल उमर जवाबदेह नहीं था, सिस्टम जवाबदेह था। सिस्टम इतना ताकतवर था, उसमें जस्टिस इतना था, मेरिट इतना था कि उसमें पता था कि एक कुत्ते की भी जवाबदेही हो जानी है, उसके कत्ल की भी जवाबदेही। हमारी तो अवाम ही बटी हुई है ना, जमातों के अंदर बटी हुई है। देखिए डिवाइड एंड रूल पुराना दुनिया का रूल है। चाणक्य पढ़ लें आप, अर्थशास्त्र पढ़ लें, द प्रिंस पढ़ लें मैकावली का, आज की 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ लें, रॉबर्ट ग्रीन की किताब, दुनिया की सारी चालाकी की किताबों में डिवाइड एंड रूल लिखा हुआ है। तकसीम दर तकसीम करें और लोगों पे रूल करें। खुदारा मैं समझता हूं कि हम अवाम को भी समझना चाहिए। यकीन कीजिए, हम जितना तकसीम होते जा रहे हैं हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये दुनिया का कितना कमाल मुल्क है। कभी सोचिए यार, यहाँ पर तो अल्लाह की नेमतों की कमी कोई नहीं है। दुनिया का हर फल यहाँ पर है, हर सब्जी यहाँ पर है। दुनिया जहान के बेस्ट जो कल्चर है वो यहाँ पर है। दुनिया की लैंड्स देखिए, आपको सफेद रेगिस्तान मिलेंगे, आपको समुद्री पट्टी मिलेगी, आपको दुनिया के हर जानवर यहाँ पे मिलेगा, दुनिया के बेस्ट पहाड़ी सिलसिले मिलेंगे, दुनिया का 5 दरियाओं का सिलसिला यहाँ मिलेगा, खेत लहलहाते मिलेंगे। उसके बावजूद गुर्बत मिलेगी। क्यों गुर्बत मिलेगी? बड़े बुनियादी इंसानी असूल यहाँ पर नहीं है। मैं कहता हूँ गुर्बत मसला नहीं है, मुआशरत मसला है। अच्छा। यहाँ कोई बाजू पकड़ने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए ना कि आज यहाँ का देहकान, जमींदार, आज यहाँ का वडेरा, वो अगर उशर देना शुरू कर दे, माशरा खुशहाल नहीं होगा? हो जाएगा, माशरा खुशहाल हो जाएगा। गरीब के घर दाने जाएंगे, माशरा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। आज ज़कात का निजाम ठीक हो जाए, यकीन कीजिए ज़कात जरूरतमंद को मिलने लग पड़े, बक्सों में ना जाए। एग्जैक्टली यही तो है। हम जो कौम है, पाकिस्तानी कौम इतनी खैरात देती, इतनी ज़कात देती, इतनी डोनेशन देती है, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंचती है। इसलिए गुर्बत जो है वो खत्म नहीं हो पा रही और ये पुरअमन मुआशरा नहीं हम बना पा रहे हैं। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब, मारूफ उस्ताद मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ग्रेटिट्यूड के हवाले से हम बात कर रहे थे, शुक्रगुजारी और अमन के हवाले से जनाब हमने आज बात की है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स के हवाले से। तो 17 साल बाद हमने देखा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर है और यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक इंतहाई खुश आइंद और यादगार मौका भी है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन 7 T20 मैचेस खेले जाएंगे और गुज़श्ता रोज इस सीरीज का पहला मैच था जिसमें शाहीनों ने रिवायत को बरकरार रखते हुए बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और एलेक्स हेल्स की शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों पहली T20 में बुरी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। लगता तो यूं है कि जनाब कौमी शाहीनों ने एशिया कप में होने वाली जो शिकस्त है उससे भी कुछ नहीं सीखा है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में कुछ बेहतरी हमें नजर नहीं आई है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पहले T20 मैच में इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दे दी और पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में
7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी भी दिखाई और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का 159 रन का जो हदफ था वो आखिरी ओवर में पूरा कर लिया और एलेक्स हेल्स 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर भी रहे। एशिया कप और अब पाकिस्तान बिला मुकाबला इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच में ही नाकामी की वजूहात क्या है और शाहीनों को किन किन गलतियों से बचना होगा अगर आगे जो सीरीज में हम लोगों ने अगर फतह हासिल करनी है। तो इंग्लैंड का जो 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है कितनी अहमियत का हामिल है, इन सब मामलात पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कौमी क्रिकेटर हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। आमिर साहब आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आमिर साहब आप भी डिसहार्ड है मुझे लग रहा है कल वाले मैच से। नहीं, एक्चुअली डिसहार्ड तो नहीं हूँ क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन मैं भी इसी फील्ड से निकल के आया हूँ। हार जीत होती रहती है मगर आप हारो जरूर मगर थोड़ा सा फाइट करके देखिए। आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान एशिया कप में मैच लूज करके हालांकि हमने श्रीलंका को डोमिनेट कर दिया था, 5 आउट किया हमने। उसके बाद हमें मैच वो हारना नहीं चाहिए था, हमें जीतना चाहिए था। वो फतवा हमारे लिए बड़ी जरूरी थी। देखिए इसमें आप बैटिंग लेने, बॉलिंग लेने, फील्डिंग लेने, हम तीनों शोबों में हम नाकाम रहे। बाय द वे अब ये देखना चाहिए कि हमने क्या सीखा एशिया कप से। हमने कुछ नहीं सीखा। बात दरअसल ये है कि बाबर आजम साहब आप कप्तान हैं, आप रिजवान के साथ ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मगर आप देखें आपका जब ऊपर से आउट होता है तो मिडल हमारा बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिखरी हुई एक वो क्या कहूं मैं, वो बिखरा हुआ ना एक तरह रन बनते हैं। आप 240 का माइंड में रखेंगे तो 200 तो करेंगे। कल आप एक मैच देखे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया ने पहले बैटिंग करते 209 रन बनाए, उसके बाद क्या ऑस्ट्रेलिया ने आके वो रन जो है वो चेज कर लिया। इसका मतलब उन्होंने देखा ना आप उस तरह के रोल में आओ। अगर 209 किया उन्होंने तो हमने भी 210 करना है। आप प्लान ऐसा करें, आप अपने प्लेयर को रोल ऐसा दें कि भाई ये तेरा ये रोल है, जाते तो ना अल्लाह अकबर, ये नहीं है ये नहीं काम चलना, जाते ही धाक बिठानी है अपनी। देखिए हर गेम पहली गेम में छक्का नहीं लग जाता, ठीक है, कम से कम आपको 2-3 गेम मिलती है मगर 20 ओवर में इतना टाइम नहीं है। मैं आपसे बातें करता रहूं, आपने जस्ट अपने आप को जस्ट करना है। जब आप देखें जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो हेलमेट पहन लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, वो समझते हैं यार मैं रेडी हूं भाई, मैं जंग के लिए तैयार हूं। मेरे कप्तान ने कहना चलो भी तुम्हारी बारी है, चलो अंदर। जाते ही आप 1-2 देखें आपका किरदार दिया गया कि आपने छक्का ही मारना, हाँ वो काम तो करे। मतलब आप पहले से ही मेंटली रेडी रहे, बिल्कुल कि किस तरह की बॉल आ सकती है, मैंने उसके ऊपर क्या रन बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है ना। ये चीजें हमने देखें, मैं फिर बार बार कहूंगा कि हमें इस 6 T20 में आगे बांग्लादेश के T20 में आप जो मर्जी तजर्बे कर लो, मगर आप एक फैसला कर लो कि ये मेरा मिडल ऑर्डर मैं चेंज भी करूंगा, मैं इसको ये कंटिन्यूस भी चलाऊंगा, ये फिर जाके हमने एक निचोड़ निकालना बांग्लादेश, न्यूजीलैंड जाके फिर वर्ल्ड कप में आप चले जाती हैं, फिर एक्सक्यूज नाम की कोई चीज नहीं होगी। अगर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान के लिए जो टीम अनाउंस की है, ये देखें अकेला मोहम्मद वसीम ये टीम नहीं बना, बिल्कुल ऐसे ही सबकी मुशावरत से होती है। हाँ, अब देखें लोग जो हैं सोशल मीडिया के लोग सब मोहम्मद वसीम को गंदा कह रहे हैं, नहीं ये उसका क्या उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन आप कप्तान आप कहती हैं कि मुझे ये टीम चाहिए, मैं कहूं नहीं जी आपको तो मैं दूंगा नहीं, तो भी कहो ठीक है भी ये बढ़िया टीम मैंने खिलानी है ना। हमें ये चीजें सारी देखनी पड़ती हैं। तनकीद बड़ी लोग तो करते हैं मगर आप रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को भी देखें। देखिए बाबर आजम ने टीम ली ना, अब टीम हारती है, किसका नाम बदनाम हो रहा है मुझे बता दो। ऑब्वियसली बाबर आजम का, हमारे कप्तान का नाम। सिंपल क्वेश्चन है नहीं आपका, तो सारा मलबा बाबर आजम है। अगर बाबर आजम ने ये मलबा उठाने की कोशिश कर ली है तो ठीक है, उसको हम बैक करेंगे। देखिए अब वर्ल्ड कप तक ये टीम अनाउंस हो चुकी है, हमने इसको बैक करना ही करना है, चाहे जीते या हारे। मगर यह है कि अब आईसीसी ने यह किया है, ये 10 तारीख तक आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ये एडवांटेज है हमारे पास, एवरी कंट्री के लिए है। अब पाकिस्तान के तो सब कंट्री के लिए है, मगर ये है कि अब मैं तो दुआ करूं जैसे हमारी इंजरीज हुई हैं, उसके बाद हमारे फादर गए शाहिनशाह दुआ करें वो जल्द से जल्द फिट ओवर टीम में वापस आए। ये चीजें हैं जो हमने देखनी है। लेकिन आप जाते जाते आमिर साहब क्या कहेंगे, 17 साल बाद ये एक तारीखी दौरा है इंग्लैंड का पाकिस्तान में और बड़ा अच्छा एक कमबैक भी उन्होंने किया है, क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी काविशें हैं। मैं कहता हूं मैं चेयरमैन रमीज राजा साहब को मुबारकबाद देता हूं। देखें एक तो वो स्पीकिंग पावर है, कमेंटेटर भी है, पूरी दुनिया में आईसीसी मिलती है, जानते हैं उन्हें सारे जानते। और ये मैं सबसे बड़ा जी मैं एजेंसीज का बड़ा शुक्रगुजार हूं, तमाम एजेंसी ने जिस तरह काम किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ये देखें गोरा जब बड़ा डरपोक सा, वो कुछ भी हो जाना वो कहता नो मैं नहीं जानू कि बेगमाग कहते नाम नहीं जाना, वहां गोलियां चलियां बम फटने नहीं जाना,
वो ऐसे ये लोग हैं। मगर देखें ये तमाम किरदार हमारी गवर्नमेंट का, हमारी एजेंसीज का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार है। इसी वजह से ये 17 साल बाद ये लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये मैं कहता हूँ ये खुशी का लम्हा है जी, पाकिस्तान के ग्राउंडों में क्रिकेट वापस। हाँ बेशक ऐसे, और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि इसी तरह क्रिकेट जो है दोबारा से बहाल हो जाए और इसी तरह हम लोग जो मैदान में छक्के चौके मारते जाएं। हमारे साथ आमिर नज़ीर साहब मौजूद थे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। क्रिकेट के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह की कारकर्दगी रही है और आने वाले जो 6 T20 है उसमें किस तरह की कारकर्दगी हमें दिखानी चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो रही है तालीम के मैदान के हवाले से, तो हमारे निज़ाम तालीम का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक की तरह अब टीचर्स ने भी अकेडमीज को बिजनेस बना रखा है। और जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं ना तो अक्सर असातिज़ा बच्चों को ये कहते हैं कि जनाब शाम को मेरी अकेडमी आ जाना, वहां समझा दूंगा आराम से, और क्लास में कुछ भी नहीं समझाया जाता है। हम सब इस कल्चर से कहीं ना कहीं गुजर के आए हुए होते हैं और वालिदैन बेचारे जो सुबह की तालीम के पैसे होते हैं वो भी दे रहे होते हैं, शाम की एकेडमीज के भी पैसे दे रहे होते हैं, और फिर भी उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। एकेडमीज के इस बढ़ते कल्चर के खात्मे के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ अकेडमी के नाम से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे महकमे को उम्मीद है कि इंटर और मैट्रिक के लाखों बच्चे मुस्तफीद होंगे। यहाँ तमाम स्टूडेंट्स को पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के निसाब तक रसाई होगी। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये असातिज़ा, स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए साइंस के जितने भी मज़ामीन हैं उनके 100% निसाब तक मुफ्त रसाई देगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से अकेडमी ले सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, बच्चे और वालिदैन इससे कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं, इस पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मौज़म शहबाज साहब, है कंटेंट एंड ऐप डेवलपर है, और उनकी कंपनी ने इंसाफ अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उस पर जितना काम किया है, जितना मटेरियल मौजूद है वो इन्हीं की कंपनी की वजह से है। तो उनसे बात करते हैं और मजीद इस जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मौज़म आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मौज़म बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, मैं तो यही कहूँगी, और आप ही की कंपनी ने ये मिलकर सारा काम किया है, ऐप डेवलप की गई है। कितना फ़ायदा होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स को इससे? जी सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जब लास्ट ईयर मैंने ये टेंडर देखा, अच्छा, तो वी वर वेरी हैप्पी कि चलें हम भी इसके लिए बिड करते हैं। और क्योंकि कंपटीशन था तो हमें नहीं उम्मीद थी कि हम टॉप लेवल तक चले जाएंगे, लेकिन हमने जब कम्पीट किया, उसमें टेक्निकल साइड को कवर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड वी इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल बिडर। तो हमें बड़ी खुशी हुई। और फिर हमने क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो हमारी पूरी कंपनी ने ये प्लान किया कि हम इसमें कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगे। विल इंश्योर के हम इसके ऊपर ऐसा कंटेंट डेवलप करें। गवर्नमेंट का भी विजन है और हम अपनी तरफ से भी हमने जो लर्निंग्स की हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन पार्टनरशिप विद पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, मिनिस्टर साहब का विजन और फिर हमारी टीम मिलके जब हमने काम किया, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो इस वक्त आप देख चुकी हैं। और जो फ़ायदा आपने फरमाया कि हमें क्या मिलने वाला है बच्चों को, तो वो ये है कि देखिए 9, 10th, 11, 12 के साइंस सब्जेक्ट्स ये सबसे मुश्किल होते हैं। इनके तमाम लेक्चर्स तकरीबन इनकी तादाद 7,000 से ज़्यादा है। ये सब एक एक लेक्चर जो है ये किस प्रोसेस से गुजरा वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेक्चर रिकॉर्डिंग से पहले टीचर ने उसको प्लान किया। प्लानिंग में यहाँ तक उसने सोचा कि 5 मिनट्स के बाद मैंने ये वीडियो लगानी है, मुझे ये इमेज यहाँ पे चाहिए, ये एनिमेशन चाहिए, यहाँ मैंने डेफिनेशन हाईलाइट करनी है, डेफिनेशन में कौन से वर्ड को हाईलाइट करना है। इस हद तक प्लानिंग हुई। प्लानिंग के बाद इसकी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद उसकी पोस्ट प्रोडक्शन, फिर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पहले इंटरनल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने उसको रिव्यू किया, जो टीचर्स के अलावा थे लेकिन उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें जो भी गलतियां होती थी उसको निकालते थे। निकाल के हम जो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड के कंसल्टेंट्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे 2 लेयर्स में, उन तक लेके जाना, उन्होंने कोई गलती नोट करनी तो हमने बताना। तो आप ये कह सकती हैं कि लेक्चर इतने ज़्यादा स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरे हैं, इसमें हो सकता है अभी गलतियां हों, कोई चीज़ हो सकता है कि ओवरलुक हो गई हो, इंसान है, जारी बात है, लेकिन
इतनी स्क्रूटनी के बाद आप हमें ये तसल्ली है कि जो स्टूडेंट को घर बैठे अब जो कंटेंट मिल रहा है वो इतना म्यारी है कि वो अपने जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, वो तसल्ली से कर सकते हैं। और इसमें 100% सिलेबस कवरेज है, 100%। जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनका 100% सिलेबस हमें वहां से टॉपिक 1 से लेकर लास्ट चैप्टर के आखिरी टॉपिक तक, इंक्लूडिंग तमाम एक्सरसाइजेस। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी है कि मतलब हम लोगों ने इस तरह की एकेडमी या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लेकर आना बच्चों के लिए? देखें, ई लर्निंग इस वक्त फ्यूचर है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। और इसको जितनी ज़रूरत इसकी हमें कोविड में महसूस हुई, और कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक बात की जाती है मजाक के उसमें तनाजुर में, कि कोविड ने तमाम गवर्नमेंट्स को और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी कम से कम 15 साल का पुश दिया टेक्नोलॉजी का, जो हम काम पहले को तैयार नहीं थे करने को। अब हम फॉरेन सेप्ट, अभी कोई आइडिया था, हाँ ठीक है, अच्छा यार जूम पे मीटिंग हो सकती है, अच्छा ऑनलाइन लेक्चर हो सकता है, हमारे अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी उन्होंने वो बना दिया। ये पहले नहीं थी, और ये बशुक्रिया कोविड हमें इसकी ज़रूरत का एहसास हुआ। तो इसी नज़र, और फिर देखें इसका एक और फ़ायदा भी है, एक और जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो तलबा दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पे स्कूलों में क्वालिटी टीचर्स नहीं हैं, अगर वो भी यही कंटेंट को एक्सेस करें, अब उनको हाई क्वालिटी कंटेंट अपने इलाके में, अपने गांव में बैठ के मिल रहा है, बिल्कुल, तो वो जो एक डिस्पैरिटी है गरीब अमीर और मिडिल क्लास, और वो जो हमने डिफरेंसेस अनफॉर्चुनेटली बनाए हुए हैं कि ये स्कूल इनका है, ये इनका, ये सरकारी स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट में भी तबकात हैं। ये ई लर्निंग कोई भी ऐप हो, इंसाफ अकेडमी हो या दूसरी ऐप हो, क्योंकि अब ये सरकारी है, ये फ्री है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो हम इसी को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, आज टॉपिक भी यही है। ये उस डिस्पैरिटी को ब्रिज कर देगी, मतलब जो बैरियर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक और सोशल बैरियर आ जाता है जो हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है, उसको खत्म करना, खत्म कर दे। हाँ, इस ई लर्निंग ऐप की वजह से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही मयार की हर किसी को वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होगी, वो चाहे निचले तबके से ताल्लुक रखता हो या ऊपर वाले तबके से ताल्लुक रखता हो। बच्चे इससे किस तरह असेस कर सकते हैं? मतलब ऐप उन्होंने डाउनलोड करनी है, किसने रजिस्ट्रेशन करानी है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि ये वेब पोर्टल पे भी अवेलेबल है, आप इसको अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीनों मीडियम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके ऊपर जो कंटेंट है, एक तो वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके अलावा क्विजेस भी हैं, हर टॉपिक के बाद और चैप्टर के बाद क्विज आ जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो साथ साथ अपने नॉलेज को ये चेक भी करता रहे कि मैं कितना सीख पाया हूँ या मेरा कौन सा एरिया वीक रह गया। और फिर उसके बाद एक मॉक एग्ज़ाम है या प्रैक्टिस एग्ज़ाम है तमाम सब्जेक्ट्स का, कि जिसमें पूरे जो सिलेबस है एक सब्जेक्ट का वो पूरा कवर होता है। अच्छा। और उसमें 3 लेवल्स हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। स्टूडेंट उसको डिफ़िकल्टी का लेवल सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करके वो टाइम भी अपने आप को चैलेंज करने के लिए कि मैं 10 या 12 मिनट में क्वेश्चंस हैं, मिनिमम 25 मैक्सिमम 100, वो जी मैं 10 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। उसने सिंपली 3 क्राइटेरिया सेलेक्ट करने हैं, सबमिट, और नैनो सेकंड्स के अंदर उसका क्विज जनरेट हो जाएगा। और क्विज जनरेट होने के बाद वो जब उसको अटेम्प्ट कर लेता है तो उसका रिजल्ट भी फौरन उसको मिल जाएगा। और रिजल्ट के साथ उसको ये भी पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस थी, मैंने ये सिलेक्ट की, ये गलत थी, और सही कौन सी थी, सही भी मार्क हो जाएगी। तो उसको फौरन वही जो करेक्शन है वो साथ साथ हो जाएगी, उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं ठीक कर सकता हूँ। और अगर वो उस कॉन्सेप्ट में वीक है तो ऐप तो फ्री है, वापस जाएं, दोबारा उस लेक्चर को देखें, दोबारा क्विज दें, दोबारा एग्जाम दें। तो आप उस प्रोसेस को उतनी दफ़ा रिपीट करें जब तक कि आपकी तसल्ली नहीं हो जाती और आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अबूर हासिल नहीं कर लेते, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। मतलब वो जो हम लोग अकेडमी से भारी भरकम जो फीसेस देते हैं, वो से थोड़ा सा हम लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। एक और चीज़ इसमें जो मिनिस्टर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं वो भी हाईलाइट करूँ। देखें, इसमें जब आप अकेडमी, आप अपने तारुफ में भी कह रही थी इसके इंसाफ अकेडमी के, कि हमें जब अकेडमी में बच्चे को भेजते हैं तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। Exactly, हाँ, वी डोंट नो। अब यहाँ वालिद साहब या वालदा शाम को घर आते हैं और बच्चे को कहते हैं कि ये लैपटॉप पे लगाओ या फ़ोन पे लगाओ और मेरे साथ बैठो, आप साथ बैठ के देख सकते हैं। और अच्छा, इसमें एक और बड़े मज़े का फीचर है, वो ये है कि अगर पेरेंट्स फॉर एग्जांपल ओवरसीज में हैं, ठीक है, बच्चा यहाँ से ऐप यूज़ कर रहा है, तो हमने एक पेरेंट का फीचर भी साथ बनाया। जो पेरेंट हैं वो अपने ऑफिस से या ओवरसीज से बैठ के बच्चे की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितने लेक्चर्स देख चुके हैं, ओवरलुक कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा जी, वो मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके कितने इसने क्विज दिए हैं, उसमें रिजल्ट क्या है वो रिजल्ट तक जाके देख सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन इसने ठीक सॉल्व किया, कौन सा गलत। इसी तरह हमने एक और काम इसमें किया
और ऑफ कोर्स ये पीसीटीबी की जो पूरी टीम है उनको भी क्रेडिट जाता है, सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक साहब को, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फरूक साहब को, वो हमें साथ साथ गाइड करते रहे, उनकी जितनी टेक्निकल टीम थी। तो उसमें एक फीचर उन्होंने और ऐड करवाया कि टीचर्स, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसका टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकता है। फॉर एग्जांपल वो बच्चों को लैब में ले जाता और लैब में लेके जाके कहता है कि मैंने अपने सब्जेक्ट का मॉक एग्जाम क्रिएट कर दिया, अच्छा। मेरे सामने आप अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करके वो फौरन उनका रिजल्ट अपनी टीचर ऐप पे देख लेगा। अब उस प्राइवेट ग्रुप को उसको हम वर्चुअल क्लास कहते हैं। उस वर्चुअल क्लास में जितने स्टूडेंट उस टीचर के लिए इनरोल्ड हैं, जिसका लिंक वो व्हाट्सएप या ईमेल पे शेयर करेगा स्टूडेंट्स के साथ, वो उन तमाम स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रोग्रेस है वो उसको देख सकता है। तो इसमें हमने जो एक ट्रायो है पेरेंट टीचर स्टूडेंट, ये नहीं है कि स्टूडेंट को ऐप मिल गई और वो अपना आइसोलेशन में देखा जा रहा है। अगर उसका टीचर है तो टीचर भी उसके ऊपर तवज्जो रख रहा है, और उसका कोई बहन भाई है, उसके पेरेंट है, तो वो भी उस पर तवज्जो रख रहे हैं। तो ये बड़ा एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। तो ये अभी तक आपने कोई डाटा वगैरह इसका निकाला होगा मौसम कि कहाँ कहाँ पर बच्चे जो इसको यूज कर रहे हैं? सिर्फ ये पंजाब की टेरिटरी में ही यूज हो रहा है या पंजाब के बाहर? बिल्कुल भी नहीं। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अच्छा। ये बॉर्डरलेस हो जाती है। तो इसमें कल मिनिस्टर साहब ने हमारे से जब डाटा मांगा, हमने इनको दिया, तो आई वाज सरप्राइज्ड एज वेल कि इसमें एक अच्छी परसेंटेज कराची से है, पेशावर से लोगों ने डाउनलोड किया है, कश्मीर से डाउनलोड किया है, इवन सऊदी अरेबिया से डाउनलोड्स हैं, यूएसए से डाउनलोड्स हैं, मे बी कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, वो इसको डाउनलोड कर रहे हैं। लाहौर से में तो है, ये बड़े शहरों में तो होती है, लेकिन छोटे छोटे शहरों से भी किया है, लोग इसको जो है वो कर रहे हैं। दूसरा, लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी, कंट्रोवर्सी भी चल रही है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि ट्विटर पे ट्वीट किया गया है जो पंजाब आईटी बोर्ड के साबिक सरबराह हैं डॉक्टर उमर सैफ के तरफ से। उनका कहना है कि ये नून लीग के दौर में उन्होंने इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया था, और अब आप लोग जो है तहरीक इंसाफ जो है इसका तख्ती लगाना चाह रही है। क्या ये माजरा क्या है? देखिए, पहले तो मैं अपनी सफाई दे दूं कि मैं तो एक वेंडर हूँ, प्राइवेट कंपनी हूँ, और मेरी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो बाय वोट है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, राइट। तो डॉक्टर उमर सैफ ने, देखें, पंजाब आईटी बोर्ड में बहुत अच्छा काम किया अपने दौर में, इसको शक नहीं है। और उन्होंने जो उस वक्त ऐप बनाई थी वो ई लर्न ऐप थी। अच्छा। ई लर्न ऐप में और इंसाफ एकेडमी में दोनों अवेलेबल हैं इस वक्त, ये नहीं कि रीब्रांड हो गई है। ई लर्न ऐप इज अ सेपरेट ऐप, वो भी अवेलेबल है, इंसाफ एकेडमी भी अवेलेबल है। फर्क मैं आपको बता देता हूँ। ई लर्न ऐप जो है वो फोकस करती थी डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स पे। अब उसमें आपने बुक ओपन की, बुक ओपन करके अपने टॉपिक को क्लिक किया, तो साथ ही उसका ऑडियो लेक्चर प्ले हो गया। ठीक है। अच्छा, उसी तरह बीच में अगर कहीं एनिमेशंस हैं तो उन्होंने स्टॉक एनिमेशंस यूज की या कुछ कस्टम की, और अच्छा कुछ वीडियो लेक्चर्स कुछ के हैं, और वो भी 90% ऐसे लेक्चर्स हैं जो खान एकेडमी से या दूसरी एकेडमीज हैं इंटरनेशनल, वहाँ से लिए हुए। इवन कुछ फॉरेनर्स के लेक्चर्स हैं जिनके वॉइस ओवर्स किए गए, यानी कंटेंट 100% अपना नहीं है, प्योर नहीं था, अपना नहीं है, कस्टमाइज नहीं किया गया, कस्टमाइज नहीं था। दो के वो भी बहुत अच्छी ऐप थी, लेकिन इंसाफ एकेडमी में एक लेक्चर 7,000 लेक्चर हमारे लोकल इंडिजिनस टीचर्स ने, जो हमने हायर किए, उन्होंने, और इसका कंटेंट पीसीटीबी से एक सेक्शन अप्रूव है, एक मिनट अप्रूव, मतलब कस्टमाइज्ड बनाया गया है, और लोगों तक की जो रसाई हम लोगों ने, ये ट्यूशन की जो जरूरत है उसको 100% खत्म कर देती है। चलें जी, मौजम शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। मौजम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और ये इंसाफ एकेडमी के हवाले से हम जनाब बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी, जाते जाते मैडम नूरजहां का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, तो उसी की मुनासबत से उनका एक खूबसूरत सा गीत आप सुनते जाइए। अल्लाह हाफिज।